नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम का चैप्टर 26 है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम ये डिस्कस किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट्स के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन दिया था मैं आपको। ये बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन कौन सी चीज़ें मजबूर किया, तो इसकी एक प्री हिस्ट्री आपको समझाया था मैंने। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या है, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देखेंगे और सैलिएंट फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या क्या था ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 फॉर्मरली द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का फॉर्मर एक्ट का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772, जो आखिर 1773 में आके रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बना। इट वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंटेंडेड टू ओवरहोल द मैनेजमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। देखो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल को मैनेज करना कितनी जरूरी था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। द एक्ट डिड नॉट प्रूव टू बी ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू कंसर्न्स ऑफ द कंपनीज अफेयर्स। देखो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ऐसा पहले एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, पर ये एक्ट भी ना दोस्तों इतनी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं रहा। पिट्स इंडिया एक्ट वाज देयरफॉर सब्सिक्वेंटली एनैक्टेड इन 1784 एज ए मोर रेडिकल रिफॉर्म। देखो दोस्तों, इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट को एनैक्ट किया था। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए। इट मार्क द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द कंपनी एंड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये मैंने आपको बता चुका हूं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये फर्स्ट स्टेप माना जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पूरे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह कंट्रोल में रखे। तो दोस्तों, अब समझते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के। 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था। इसके कई सारे रीजन है, वो मैं आगे बताऊंगा। ये एक छोटा सा रीजन है दोस्तों। कंपनी ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ऐसा नहीं कि और कोई कंपनी नहीं था जो ट्रेडिंग करते थे, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऐसा एक मोनोपोली था ट्रेडिंग पे। पूरा इंडिया में, पूरा ईस्टर्न स्टेट में ऐसे एक मोनोपोली बना के रखा था ट्रेडिंग का। और इनके जो शेयर होल्डर्स थे ना तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पीपल थे। उनको इन्फ्लुएंस यहां तक कि हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन के जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, ब्रिटेन के पूरे पार्लियामेंट है ना, जो उधर तक इनकी इन्फ्लुएंस था। तो बहुत बड़े बड़े लोग थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का था। द कंपनी पेड ए ह्यूज अमाउंट annually to the government to maintain the monopoly but had been unable to meet its commitment since 1768 because of the loss of tea sales। देखो दोस्तों, और एक रीजन मैंने आपको पिछले वीडियो में यह बताया था कि कंपनी को एक बहुत बड़ा अमाउंट देना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसकी रीजन क्या था? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पैसे कमा रहे हैं और हमें कुछ नहीं दे रहा है। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बोला था, हर साल आपने जितने भी पैसे कमाए, चाहे वो लूट के कमाए हो, किसी को पीट के कमाए हो, उसमें से 10% आने हमें देना पड़ेगा। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना तो था ही, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेवेन्यू है इतना ठीक से नहीं हो रहा था 1768 से। इसलिए कि अमेरिकन कॉलोनीज में इनका जो टी सेल्स है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू था टी सेल्स से, तो टी सेल्स अमेरिकन कॉलोनीज में कम हो गया था। क्यों? क्योंकि अबाउट 85% ऑफ ऑल टी इन अमेरिका वाज स्मगल्ड डच टी। उस टाइम पर स्मगलिंग बहुत ज्यादा चलता था और आज के जैसा सिनेरियो नहीं था। उस टाइम पे इतना जल्दी पकड़ नहीं पाता था, दूर दूर में था वो लोग। तो अराउंड 85%, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जितने पैसे में टी बेच रहे थे उससे कम पैसे में स्मगल टी मिल रहा था लोगों को। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टी का वैल्यू और डिमांड कम हो गया और बिल्कुल बेचना ही बंद हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ओड मनी टू बोथ बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत पैसे लोन लिए थे बैंक ऑफ इंग्लैंड से यार, गवर्नमेंट से, वो सब वापस दे नहीं पा रहा था। इट हैड 50 मिलियन ऑफ टी रोटिंग इन ब्रिटिश वेयर हाउसेस एंड मोर ऑन एंड रूट फ्रॉम इंडिया। देखो दोस्तों, इंडिया और जो ईस्टर्न साइड से जितने भी टी एक्सपोर्ट कर रहे थे ना, वो सब लंदन के वेयर हाउसेस में पड़ के सड़ रहे थे। वो बेच नहीं पा रहा था क्योंकि डिमांड ही कम हो गया। पूरे अमेरिकन कॉलोनीज टी ले नहीं रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज कॉम्प्लीमेंटेड बाय टी एक्ट 1773। अब आप सोच रहे होंगे ये टी एक्ट 1773 क्या है?
देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि लंदन के वेयर हाउसेस में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टी जो है पढ़ पढ़ के सड़ रहे थे। इसलिए उस टाइम पे ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने टी एक्ट 1773 एनैक्ट किया। The prime objective was to reduce the massive amount of tea held by the financially troubled British East India Company। देखो दोस्तों, जितने टी पड़े थे ना, उसको कैसे भी निकाल के बेचना है, तो कम दामों में बेच के अमेरिकन कॉलोनीज में या और कुछ देशों में बेच के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा रेवेन्यू एडजस्ट करके दे रहा था ब्रिटेन गवर्नमेंट, ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा सर्वाइव करने के लिए। लॉर्ड नॉर्थ डिसाइडेड टू ओवरहोल द मैनेजमेंट ऑफ द इंडिया कंपनी विद द रेगुलेटिंग एक्ट। देखो दोस्तों, लॉर्ड नॉर्थ साथ साथ क्या किया, इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बचा तो रहा था, साथ साथ पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का मैनेजमेंट धीरे धीरे ओवरहोल कर रहा था। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टू इवेंचुअल गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ इंडिया। द एक्ट सेट अप ए सिस्टम वेयर बाय इट रेगुलेटेड द वर्क ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो दोस्तों, ऐसे मुफ्त में कुछ काम करके नहीं दे रहा था, मुफ्त में उनको हेल्प नहीं कर रहा था। ये लॉर्ड नॉर्थ बहुत ही चालू बंदा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे पूरे मैनेजमेंट को ओवरहोल किया ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उनको पता ही था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैनेजमेंट सुधारना मतलब गवर्नमेंट ऑफ पूरा इंडिया को सुधारने से जैसा है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंडर ही था ना, पूरे दीवानी रेट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे इंडिया का। तो this was the first step to eventual governmental control of India. The act set up a system whereby it regulated, पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का सिस्टम रेगुलेट करने लायक एक्ट बना दिया था, ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है। द कंपनी हैड टेकन ओवर लार्ज एरियाज ऑफ इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस एंड हैड एन आर्मी टू प्रोटेक्ट इट इंटरेस्ट। देखो, ब्रिटिश आर्मी जो अलग है, जो ब्रिटेन में था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऐसे एक आर्मी था उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए। Company men were not trained to govern, so North's government began moves towards government control since India was of national importance. इंडिया ब्रिटेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मैन थे ना, जो आर्मी मैन है, मिलिट्री मैन बोल सकते हो, वो इतना ट्रेन नहीं था गवर्न करने के लिए, एक गवर्नमेंट बनाने के लिए ट्रेन नहीं था, वो बस मिलिट्री पर्पस के लिए था। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया, दे बिगान मूव टुवर्ड्स गवर्नमेंटल कंट्रोल ऑफ इंडिया। शेयर होल्डर्स इन कंपनी अपोज द एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था ये चीज, मतलब अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा राज कर रहा था, अब सडनली गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन आ गया। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टिल ए पावरफुल लॉबिंग ग्रुप इन पार्लियामेंट इन स्पाइट ऑफ इट्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स कितने इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे ब्रिटेन गवर्नमेंट में। तो दोस्तों, अब तक मैं आपको बता रहा था कुछ बैकग्राउंड्स के बारे में जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के कारण बने थे। अब ये भी कुछ कारण ही है, कुछ अलग सा। देखो, द एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म वेर रैम्पेंट अगेंस्ट कंपनी ऑफिशियल्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही अंदर जो एम्प्लॉयज थे वो बहुत करप्टेड थे। वो लोग खुद अपने प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहे थे और पैसा कमा रहे थे, बल्कि कंपनी जो है डूब रहे थे। देयर वॉज ए टेरिबल फेमेन इन बंगाल वेर ए ह्यूज पॉपुलेशन पेरिश्ड। उस टाइम पे बंगाल में एक फेमेन आया था और एक ह्यूज पॉपुलेशन का डेथ हो गया था, ये भी एक रीजन था। द ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव वाज कॉम्प्लेक्स एंड ड्रॉइंग ए लॉट ऑफ कंप्लेंट्स। रॉबर्ट क्लाइव जी ने जो ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाया था, उसके अगेंस्ट भी बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहा था। तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ओवरऑल देखा जाएगा ना, पूरी जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये भी एक रीजन था, मजबूर था ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनको कंट्रोल अभी करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, ये ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता देता हूं मैं आपको। देखो दोस्तों, बैटल ऑफ बक्सार के बाद कंपनी को दीवानी रेट्स मिला था, मतलब बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। और नवाब के पास अब बचा क्या था, निजामत राइट्स था। उसका मतलब है जुडिशियल एंड पोलिसिंग राइट्स। पर देखो दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी डोमिनेंट था ना कि ये जो पावर एक्चुअली ये जुडिशिंग राइट्स हो गया, पोलिसिंग राइट्स हो गया, कोई भी राइट्स हो, वो सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था, बस नाम के लिए नवाब रखे थे। द फार्मर्स एंड जनरल पॉपुलेशन सफर्ड एज देयर इंप्रूवमेंट वाज नेग्लेक्टेड एंड कंपनी वाज ओनली कंसर्न विद मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू। ये तो साफ बात था, कंपनी को और कोई मतलब नहीं था, कोई मरो, कोई किसी को पीटो काटो, कोई मतलब नहीं था, उनको अपने पैसे कमाने थे। द डिफीट ऑफ द कंपनी अगेंस्ट मैसूर हैदर अली इन 1769। आप देखो दोस्तों, ये भी एक रीजन बोल सकते हैं, मतलब उस टाइम पे मैसूर के जो हैदर अली बहुत ही पावरफुल राजा थे, जो अपना टिप्पू सुल्तान जी का बाप है, वो उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार एक वार में हार गया था, ठीक है। तो ये भी एक रीजन बोल सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा मोरल डाउन था, पैसे कम हो गए थे, ये सब रीजन बोल सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का मेन प्रोविजंस क्या क्या था।
देखो दोस्तों, ये एक एक्ट था, बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट था। ये ऐसा एक्ट नहीं था कि पूरे पावर या कंट्रोल ले रहा था, बस इसका मकसद यही था कि कंपनी को रेगुलेट करना है। तो इसकी जो प्रोविजन है आपको ऐसे ही नजर आएगा, थोड़ा रेगुलेशन जैसा। देखो, दिस एक्ट परमिटेड द कंपनी टू रिटेन इट्स टेरिटोरियल पोजेशंस इन इंडिया। जितने भी टेरिटोरियल पोजेशंस थे ईस्ट इंडिया कंपनी का, मतलब जो वार करके, लड़ के, लूट के जितने भी टेरिटरी पोसेस करके रखा था ना, वो सब रिटेन करने के लिए अनुमति दिया। और इट डिड नॉट टेक ओवर पावर कंप्लीटली, हैंड्स कॉल्ड रेगुलेटेड। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर्स जो था ना, उसको पूरी तरह गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने लिया नहीं था, इसलिए इसको रेगुलेटिंग बोलते हैं। एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर जनरल along with 4 councillors in the presidency of Fort William, Calcutta, jointly called the Governor General in Council। देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर जनरल, ठीक है, एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने की प्रोविजन था उसमें, along with 4 councillors, 4 councillors भी रहेगा, वो भी कहाँ, प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम कलकत्ता में, ठीक है। जोइनली क्या कहेगा इसको, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। As per this, Warren Hastings was appointed as the Governor General of the Presidency of Fort William। तो सबसे पहला गवर्नर जनरल इस एक्ट के थ्रू कौन आया था, वेरन हेस्टिंग्स। गवर्नेंस इन काउंसिल्स एट मद्रास एंड बॉम्बे वेर ब्रोट अंडर द कंट्रोल ऑफ बंगाल। देखो दोस्तों, अब मतलब वेरन हेस्टिंग्स के अंडर हो गया गवर्नेंस इन काउंसिल। मद्रास में जो थे, बॉम्बे में जो थे, वो दोनों गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आया, especially in matters of foreign policy। Now they could not wage war against Indian states without Bengal's approval। तो बेसिकली कंट्रोल पूरा बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर आ गया, ठीक है। द कंपनी डायरेक्टर्स वेर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years and 1/4 of them were to retire every year। Also they could not be re-elected। ये कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर एक प्रोविजन था। क्या था, कंपनी के जो डायरेक्टर हर 5 साल में इलेक्ट होना था, और 1/4 हर साल में, जैसे अपना राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 रिटायर होता है ना दोस्तों, इसके जैसा उसमें भी ऐसे ही था। इसके जो डायरेक्टर्स थे 5 साल के लिए इलेक्ट होते थे, और हर 1 साल में 1/4 जो है वो रिटायर होता था। एंड दे कुड नॉट बी री इलेक्टेड, वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं था। The company directors were directed to make public all correspondence on revenue, civil and military matters with Indian authorities before the British authorities। इसका मतलब ये है दोस्तों, कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, जो आपको मैंने पिछले स्लाइड में बताया हर 5 साल के लिए चुनते हैं, उनको यह डायरेक्ट किया गवर्नमेंट ने कि जितने भी करस्पॉन्डेंट्स है ना, चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड हो, सिविल से हो, मिलिट्री मैटर्स हो, वो इंडियन अथॉरिटी के साथ पहला डिस्कस करो, उनके सामने पब्लिक करो बिफोर द ब्रिटिश अथॉरिटीज। ब्रिटिश अथॉरिटीज से बताने से पहले, क्योंकि इंडिया में हो रहा है ना, इंडिया में कुछ अगर करस्पॉन्डेंस हो रहा है तो पहले इंडियन अथॉरिटीज को बताओ, इसके बाद ब्रिटिश को बताओ। ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशियरी वाज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता विद सर एलिजा एम्पे एज फर्स्ट चीफ जस्टिस। एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया कलकत्ता में, ठीक है। ये आप जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके साथ कंपेयर मत करो, ठीक है, ये अलग है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशियरी वाज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता विद सर एलिजा एम्पे एज फर्स्ट चीफ जस्टिस। तो जजेस इंग्लैंड से आते थे। इट हैड सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स एंड नॉट इंडियन नेटिव्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशियरी एस्टैब्लिश किया, ये केवल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए था, ना इंडियन नेटिव्स के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखो दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से सबसे ऐसा पहला अटेम्प्ट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट होने के नाते थोड़ी सी कमियां थी। क्या क्या थी, गवर्नर जनरल हैड नो वीटो पावर। मतलब जो काउंसिलर्स डिसाइड करते थे वो गवर्नर जनरल को मानना ही था, उनके पास कोई वीटो पावर नहीं था कि मैं ये नहीं करूंगा। इट डिड नॉट एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हु वर पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी। जो इंडियन पॉपुलेशन थे, इनकी जो कंसर्न्स को ठीक से एड्रेस नहीं हो रहा था। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था करप्शन कंपनी ऑफिशियल्स का, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट जो लगाया था कलकत्ता में, इसकी पावर्स वेल डिफाइंड नहीं थे। तो बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए था, पर इनकी जो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है ना, एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखता है, इस तरह की वेल डिफाइंड नहीं था। पता नहीं चला था क्या इनके पावर है क्या नहीं है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल दैट वाज सोट इन द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया था कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, पार्लियामेंट के थ्रू, ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू। वो जो प्रोसेस है
वो इनफेक्टिव रहा। पार्लियामेंट का कंट्रोल ठीक से नहीं रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, क्योंकि देयर वाज नो मैकेनिज्म टू स्टडी द रिपोर्ट सेंट बाय द गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल जो इंडिया से रिपोर्ट भेजते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, चाहे वो रेवेन्यू हो, सिविल हो, क्रिमिनल मैटर हो, जो भी मैटर में जो भेजते थे ना रिपोर्ट, वो ठीक से पार्लियामेंट में पढ़ने का या इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है ये डिसाइड करने का ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था। तो घुल मिला के ये जो 1773 के एक्ट में बहुत सारे कमियां निकली, इसलिए आगे जाके 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया था। तो ताकि ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो भी कमियां हैं वो दूर करने के लिए। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के ऊपर जो लेक्चर है इधर खत्म हो रहा है। अगले वीडियो में हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट।